नमस्कार दोस्तों, मार्केट फॉर लाइफ चैनल में आप सबका मैं दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज के वीडियो में हम लोग विंडलास बायोटेक लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। बिकॉज़ इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और इस कंपनी के आईपीओ को अगर आप लोगों को अप्लाई करना हो, तो कंपनी के सारे डिटेल्स पता होना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यही रीज़न है आज के वीडियो में हम लोग इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी के बारे में और कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, और उसमें मैं आपके साथ कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेकंड हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट्स, customers, growth and profit and loss statement, promoters and promoter holding, risk associated with the company, IPO details and great market premium, और उसके बाद लास्ट में हम लोग कंपनी का कंक्लूजन करते हैं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्या मैं इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ और आगे के लिए इस कंपनी में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर विंडलास बायोटेक लिमिटेड की बात की जाए तो कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और तब से ये कंपनी जो है सीडीएमओ सेगमेंट में काम करती है। और ये सीडीएमओ जो सेगमेंट होता है बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड होता है, और तब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है। और अभी ये कंपनी जो इस सेगमेंट में 5th नंबर पर इंडिया में आती है। तो अगर आप लोगों को सीडीएमओ के नाम से कुछ पता नहीं चला होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये सेगमेंट बेसिकली होता क्या है। लेट से आपकी कोई भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आपके पास कोई प्रोडक्ट है, बट आप लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों को विंडलास जैसे कंपनीज पर डिपेंड होना पड़ता है। बिकॉज अगर आप लोग देखते हो तो इंडिया में काफी सारे बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो भी काफी डाइवर्सिफाइड है। तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में करे। तो वो जो कंपनीज होती है वो विंडलास जैसे कंपनीज को उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो उसके बाद क्या होता है, तो विंडलास के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और विंडलास के पास काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि देहरादून में। तो उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में विंडलास जो है उसका मास लेवल पर प्रोडक्शन करता है, और वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिस्पेक्टिव कंपनी को डिलीवर करती है, और रिस्पेक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है वो उसको खुद के ब्रांड नेम से यहाँ पर मार्केट करती है। तो इसका मतलब है वो जो कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही है वो प्रोडक्ट विंडलास ने बनाया होता है। तो सीडीएमओ जो है ये बेसिकली यही चीज होती है, और उसमें कंपनी 5th नंबर पर इंडिया में आती है। तो यहाँ पर हम लोग अंदाज लगा सकते हैं इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो काफी बड़ा है, और उसके साथ साथ इंडिया में काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करते हैं। तो उनका सबका प्रोडक्शन जो है यहाँ पर विंडलास को मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात कंपनी के लिए है, और इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो भी काफी बड़ी यहाँ पर हो चुकी है। पर दोस्तों, कंपनी का बिजनेस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है। कंपनी जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इसका भी काम करती है। इसका मतलब है किसी कंपनी को अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करना हो तो वो विंडलास के पास आते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इनको विंडलास उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर देती है। इसीलिए विंडलास के पास जो है काफी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, बेसिकली ये तो हुआ विंडलास का बिजनेस मॉडल, और इस सेक्टर में कंपनी के पास जो है काफी सारे क्लाइंट्स है जो कि हम लोग आने वाले सेक्शन में देखने वाले हैं। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं। तो अगर विंडलास बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात की जाए तो कंपनी के बेसिकली 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में है, जो कि सारे ही हम लोगों को देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कंपनी के जो फैसिलिटीज है वो काफी आसपास है, तो इसीलिए कंपनी को उसको मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। और उसमें जो है कंपनी के पास काफी बड़ी इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में कंपनी के पास काफी सारे एम्प्लॉयज है। जैसे करंटली कंपनी के पास 954 स्किल्ड एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो कि इस कंपनी की जो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उसको काफी स्किल्ड वे से हैंडल करते हैं। यही रीजन है कंपनी का जो बिजनेस है कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो भी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि हम लोगों को उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और दोस्तों, इसका रीजन ये है, उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो वहाँ का वेदर जो होता है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो बिजनेसेस है उसके लिए काफी अनुकूल होता है। यही रीजन है इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो भी उधर ही हम लोगों को देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आने वाले सेक्शन में हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और कंपनी की कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी उसकी भी आने वाले सेक्शन में हम लोग बात करते हैं। तो अगर विंडलास बायोटेक लिमिटेड के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें कंपनी टैबलेट्स बनाती है, पाउच एंड सैशेज बनाती है, और उसके साथ साथ लिक्विड दवाई जो होती है उसमें भी कंपनी का काम चलता है। पर अगर देखा जाए तो कंपनी के जो ब्रॉड बिजनेस है उसमें कंपनी एलोपैथी, आयुर्वेदिक एंड उसके साथ साथ फूड सप्लीमेंट में भी काम करती है। तो इसका मतलब है सारे जो सेगमेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के उसमें कंपनी का काम चलता है। और इस कंपनी की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है तो कंपनी एक साल में 7063 मिलियन टैबलेट्स बनाती है, और जिसमें कैप्सूल्स भी आते हैं, और 54.46 मिलियन पाउचेस और सैशेस बनाती है, और 61.08 मिलियन लिक्विड बॉटल्स बनाती है। तो यहाँ पर हम लोग अंदाज लगा सकते हैं किस तरीके की इस कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होगी। बिकॉज अगर इतने लार्ज स्केल पर अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी प्रोडक्ट्स का,
तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होगी वो काफी हाईटेक एंड काफी बड़ी होगी। तो दोस्तों प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हर चीज को कवर करते हैं। सिर्फ कंपनी जो है यहाँ पर इंजेक्टेबल्स में काम नहीं करती थी और इस आईपीओ का वही रीजन है। तो कंपनी यहाँ से जो फंड रेज करेगी उसको कंपनी इंजेक्टेबल्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है। तो यहाँ से कंपनी की जो ग्रोथ होगी और भी यहाँ पर बढ़ सकती है बिकॉज कंपनी के बिजनेस में ये भी सेक्शन ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आने वाले सेक्शन में हम लोग कंपनी के कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर विंडलास बायोटेक के कस्टमर्स की बात की जाए तो इंडिया की जो टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें से 7 जो कंपनीज है वो विंडलास बायोटेक के कस्टमर्स है। तो इससे पता चलता है इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें विंडलास का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज अगर हम लोग कोई भी बड़े कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वो प्रोडक्ट विंडलास ने बनाया हो। तो अगर हम लोग कंपनी के टोटल कस्टमर्स को देखते हैं तो कंपनी के पास 171 एक्टिव कस्टमर्स है जो कि 2018 में सिर्फ 93 थे और वहां से बढ़कर अभी 171 हो चुके हैं। और उसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों को फाइजर लिमिटेड, सैनोफी इंडिया लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर, एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एरिस लाइफ साइंसेस, इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड सिंटोपिक लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे काफी बड़े बड़े कंपनीज के नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ होती रहेगी इस कंपनी को उसका काफी ज्यादा फायदा आने वाले समय में भी होने वाला है। तो दोस्तों ये तो हुए कंपनी के कस्टमर्स, पर हम लोग देखते हैं कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले कैसे रहे। तो वो सारी चीजें हम लोग आने वाले सेक्शन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखने से पहले हम लोग को कुछ सेक्टर की ग्रोथ देखनी होती है और उसके साथ साथ जीडीपी की ग्रोथ भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ देखते हैं तो आने वाले समय में एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का जीडीपी जो होगा वो 7 से 8% के रेट से ग्रो होगा। और उसके साथ साथ अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो ग्रोथ होगी वो सिर्फ 5 to 6% के आसपास सीएजीआर से ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन है। पर अगर देखा जाए तो जो सेक्टर में कंपनी काम करती है सीडीएमओ सेक्टर में उसका आने वाले समय में 11% के सीएजीआर से ग्रोथ होने का अनुमान है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर जिस रेट से ग्रो हो रहा है उससे काफी हाई रेट से ये जो सीडीएमओ सेक्टर है वो ग्रो होने वाला है। बिकॉज इसका जो फायदा होता है वो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काफी अच्छे से होता है। बिकॉज वो जो कंपनीज होती है उनको जो काफी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का खर्च होता है वो कम हो जाता है और उसके साथ साथ जो रिसर्च करना पड़ता है उसमें भी ये जो कंपनीज होती है जो सीडीएमओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो उनको हेल्प करती है। तो यही रीजन है ये जो सीडीएमओ सेक्टर है वो काफी हाई रेट से यहाँ से ग्रो होने वाला है। उसका फायदा इस कंपनियों को काफी अच्छा होने वाला है बिकॉज ये जो कंपनी है वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज में आती है इस सेक्टर में। और दोस्तों हम लोगों को और एक बात पता है इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर था वो पहले काफी खराब था पर जब से कोरोना की सिचुएशन आई है तब से हम लोग देख रहे हैं इसमें काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और हम लोगों ने देखा है कोविड सिचुएशन में इंडिया ने काफी सारे कंट्रीज को हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा हेल्प भी की है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो आने वाले समय में काफी अच्छा ग्रो हो सकता है। तो अगर हम लोग कंपनी के पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर सारे जो नंबर्स दिए ये रुपीज इन मिलियन में, तो उसको हम लोग करोड़ में देखने वाले। तो 2018 में कंपनी की जो टोटल इनकम थी तो वो यहाँ पर 356 करोड़ थी जो कि 2019 में घटकर 311 करोड़ हो चुकी थी। तो इसका मतलब है 2019 में कंपनी का जो टोटल इनकम थी उसमें काफी ज्यादा फॉल आया था। और उसके बाद अगर 2020 में देखा जाए तो कंपनी की जो टोटल इनकम थी वहां पर बढ़कर 331 करोड़ यहाँ पर हो चुकी थी। पर अगर हम लोग पिछले 9 महीने का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 2019 के 9 महीने के परफॉर्मेंस से 2020 का कंपनी का 9 महीने का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। बिकॉज यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी की इनकम होती है तो उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी होते हैं और वो जो एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो कंपनी की इनकम होती है वो कंपनी की फाइनल इनकम होती है। तो अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिर्फ 19 करोड़ का था जो कि 2019 में बढ़कर 76 करोड़ हो चुका था। बिकॉज 2019 में जो कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम थे उसका खर्च काफी कम हुआ था। यही रीजन है कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर काफी हाई रेट से बढ़ा था। बट अगर 2020 में देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पर फिर से कम होकर 24 करोड़ हो चुका था। पर अगर हम लोग 9 महीने का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 2019 के 9 महीने में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर 23 करोड़ का था जो कि 2020 के 9 महीने में घटकर सिर्फ 13 करोड़ हुआ है। और इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है अर्निंग्स पर शेयर। तो अगर हम लोग कंपनी का 2018 का बेसिक अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं तो वो सिर्फ 7.06 था जो कि 2019 में बढ़कर 38.61 हुआ था। पर 2020 में वो फिर से घटकर 8.90 हुआ है। तो इसका मतलब है कंपनी का परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर काफी फ्लक्चुएटिंग है। तो इससे एक बात पता चलती है परफॉर्मेंस काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। तो इसका रीजन ये होता है ये जो कंपनी है अभी ग्रो कर रही है और ग्रोइंग कंपनी जो होती है उसको काफी सारे खर्च अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं। ये रीजन है इसका परफॉर्मेंस जो है स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है और उसके बाद इसमें कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों आने वाले सेक्शन में कंपनी पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज अगर हम लोग किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी पर जो रिस्क है वो हम लोग को काफी अच्छे से पता होने चाहिए।
तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी पर जो रिस्क आता है वो है कंपनी का जो रिलेशन कस्टमर्स के साथ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी का जो उनके कस्टमर्स के साथ रिलेशन खराब हो जाए तो कंपनी अपने कस्टमर्स को यहाँ पर लूज कर सकती है। तो ये इस कंपनी के बिजनेस पर सबसे बड़ा रिस्क है, बिकॉज इस कंपनी का जो 85% के आसपास रेवेन्यू आता है वो सीडीएमओ सेक्टर से आता है। इसका मतलब है कंपनी जो है अपने कस्टमर्स पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और उसके साथ साथ जो सेकेंड रिस्क आता है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इस पर काफी ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर प्रोडक्ट के क्वालिटी में कंपनी यहाँ पर कोई कन्विंस हो जाए तो इस कंपनी के बिजनेस पर उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। और थर्ड जो रिस्क आती है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। अगर कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई आने वाले फ्यूचर में तो इस कंपनी के बिजनेस पर उसका काफी खराब इंपैक्ट हो सकता है। और फोर्थ जो रिस्क है, इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो कॉन्सेंट्रेटेड एक ही जगह पर है और सारी जो फैसिलिटीज है वो देहरादून में। तो अगर देहरादून में कोई भी नेचुरल डिजास्टर और गवर्नमेंट की रेगुलेटरी पॉलिसीज की वजह से कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो इस कंपनी पर उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। और कंपनी पर जो नेक्स्ट रिस्क है, अगर रॉ मटेरियल सप्लायर्स ने रॉ मटेरियल में कोई प्राइस हाइक किया, अगर ये कंपनी अपने एंड कस्टमर्स को प्राइस पास ऑन नहीं कर पाई तो इस कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर उसका इंपैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये तो वे कंपनी पर जो रिस्क है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। तो दोस्तों किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर विंडलास बायोटेक के प्रमोटर्स को देखते हैं तो कंपनी का जो प्रमोटर ट्रस्ट है उनके पास इस कंपनी के 46.03% स्टेक है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोटर है वो है अशोक कुमार विंडलास, जिन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया था और तब से जो है ये कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके पास इस कंपनी की 24.17% होल्डिंग है। और अशोक कुमार विंडलास की बात की जाए तो इनकी जो इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है और तब से ये जो है काफी अच्छे बिजनेसेस चला रहे हैं और इनके जो बिजनेसेस है वो काफी जगह पर फैले हुए हैं। तो इस कंपनी के जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रमोटर है वो है तानो इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड, जिनके पास इस कंपनी का 22% स्टेक है और यही इस कंपनी के सेलिंग प्रमोटर भी है। और विमला विंडलास जो है इनके पास इस कंपनी के 7.80% स्टेक है और ये भी इस कंपनी के स्टेक जो यहाँ पर कम करने वाली है। और इस आईपीओ से कंपनी यहाँ पर 165 करोड़ के फ्रेश शेयर्स भी इशू करने वाली है। तो दोस्तों कंपनी आईपीओ से जो पैसे रेज करने वाली है उससे सबसे पहले कंपनी यहाँ पर अपना जो फोर्थ प्लांट है देहरादून का उसमें एक्सपांशन करने वाली है। और इंजेक्टेबल जो डोसेस का जो बिजनेस था, जैसे मैंने पहले यहाँ पर मेंशन किया था, उसका जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज देहरादून में उसमें कंपनी प्लांट ओपन करने वाली है और उसमें कंपनी को 50 करोड़ का खर्च होने वाला है। और उसके साथ साथ जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल होती है उसमें कंपनी 47 करोड़ यूज करने वाली है। और कंपनी पर थोड़ा आउटस्टैंडिंग डेट भी है जो कि 22 करोड़ का है, उसमें से 20 करोड़ का कंपनी यहाँ पर रीपेमेंट करने वाली है। इसका मतलब है इस पेमेंट के बाद कंपनी का जो डेट होगा वो काफी कम हो जाएगा और हम लोग कह सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी। तो अगर विंडलास बायोटेक के आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी का आईपीओ जो है यहाँ पर 4 अगस्त 2021 को ओपन होने वाला है और उसकी जो क्लोजिंग होगी वो 6 अगस्त 2021 को होगी। और इस आईपीओ से कंपनी अप्रोक्सीमेटली 401 करोड़ रेज कर रही है, जिसमें से 165 करोड़ की फ्रेश इशू होगी और उसमें से ऑफर फॉर सेल 236 करोड़ का होगा। और इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू होगी वो 5 रुपीज की होगी और प्राइस बैंड जो होगा वो 448 टू 460 पर होगा। तो काफी सारे लोग जो होंगे यहाँ पर 460 के प्राइस पर जो कि कट ऑफ प्राइस स्टॉक की आती है उस पर इसमें अप्लाई करेंगे। और इस आईपीओ में रिटेल निवेशकों को 35% का पोर्शन रिजर्व रखा है, ये काफी अच्छी बात है। तो अगर हम लोग कट ऑफ प्राइस पर देखते हैं तो हम लोगों को 30 शेयर्स मिलने वाले हैं और उसका जो अमाउंट होगा यहाँ पर 13,800 का होगा और मैक्सिमम आप लोग 420 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसका टोटल अमाउंट निकल कर आता है 1,93,200 रुपीज। अगर आप लोगों ने आईपीओ को अप्लाई किया तो आप लोगों को 11 अगस्त को अलॉटमेंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 12 तारीख को आप लोगों के जो पैसे होंगे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे और उसके बाद 13 अगस्त को आपके डीमैट अकाउंट में ये जो शेयर्स है क्रेडिट हो जाएगा जिसको अलॉटमेंट मिलता है। और 17 अगस्त को कंपनी की जो है एनएससी एंड बीएसई पर लिस्टिंग होगी। तो दोस्तों ये तो थे कंपनी के सारे आईपीओ डिटेल्स, बट जिस चीज के लिए हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस चीज के लिए हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं वो होता है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वहां पर 150 रुपीज का चल रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप लोग आईपीओ को अप्लाई करते हो तो आप लोगों को अगर अलॉटमेंट मिलता है उसके बाद आप लोगों को 30% के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं, पर हो सकता है आईपीओ को अभी काफी टाइम है, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है कम भी हो सकता है या फिर ये बढ़ भी सकता है। तो हम लोग देखते हैं जब आईपीओ क्लोज होने वाला है उसके पहले इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे रहता है और उसके बाद हम लोग उसका डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं लास्ट सेक्शन पर और वहां पर हम लोग करते हैं कंपनी का कंक्लूजन, क्या हम लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और अगर हम लोग इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो आने वाले समय में हम लोगों की स्ट्रेटेजी इस कंपनी में क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर विंडलास बायोटेक की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों ने कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस किया है। जब तक इंडिया में फार्मास्यूटिकल सेक्टर चलता रहेगा तब तक इस कंपनी को उसका फायदा होते रहने वाला है। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पर परफॉर्म करते ही रहेगा बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है कंसिस्टेंटली बढ़ रही है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो डिमांड है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है
और उसका फायदा इस कंपनी को लॉन्ग रन में भी होने वाला है। तो अगर आप लोग इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो आप लोग इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ मार्केट सिचुएशन भी अच्छी रहेगी तो हो सकता है मैं भी इस आईपीओ को अप्लाई करूं। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को अगर इस कंपनी पर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप लोग इसके आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद अलॉटमेंट अगर आप लोगों को मिलता है और अगर आप लोगों को लिस्टिंग गेन मिलता है तो आप लोग आधी क्वांटिटी बेचकर आधी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए था और सारे जो व्यूज थे ये मेरे खुद के थे। अगर आप लोगों को कुछ अलग चीजें लगती हो तो आप लोग आपके हिसाब से इसमें डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए मार्केट फॉलो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।